नमस्ते। आजकल बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के बड़े बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा राज्य है जो पारंपरिक इंडस्ट्रियल हब्स को छोड़कर अपनी एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ रहा है। तो चलिए आज इसी बदलाव की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी हलचल और बदलाव के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है, $1 ट्रिलियन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी सपना देखा है। और यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी को रफ्तार दे रहा है। देखिए, अब तक जब भी इंडस्ट्री की बात होती थी तो हमारे जहन में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के नाम आते थे। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। अब इंडस्ट्रियल फोकस धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, खासकर नोएडा और उसके आसपास के इलाकों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश का ये जो $1 ट्रिलियन का सपना है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। भारत के इंडस्ट्रियल नक्शे पर एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। तो आइए इसके सबसे मजबूत स्तंभों पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है पावर यानी ऊर्जा। इसीलिए स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे अहम पिलर है राज्य के एनर्जी सेक्टर में एक जबरदस्त क्रांति लाना। और इसी ऊर्जा क्रांति की कहानी में एक बहुत बड़ा, बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। यह है राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश में पहली बार परमाणु ऊर्जा प्लांट लगने वाला है। तो सवाल उठता है कि ये हो कैसे रहा है। ये मुमकिन हो रहा है एक बड़े पॉलिसी चेंज की वजह से। सरकार ने अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए यानी निजी निवेश के लिए खोल दिया है। और इसी वजह से अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां इस सेक्टर में अब कदम रख पा रही हैं। जरा इस नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का साइज तो देखिए। इसकी कुल क्षमता होगी 1600 मेगावाट। मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट से इतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी जो राज्य की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी। इसमें कोई पुराना डिजाइन नहीं, बल्कि 8 आधुनिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का इस्तेमाल होगा। हर एक रिएक्टर 200 मेगावाट का होगा। ये भारत की कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है। हाँ, ऐसे प्लांट्स के लिए नदी का किनारा चाहिए होता है, जिसकी तलाश अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश का ये प्रोजेक्ट असल में भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। अगर अभी देखें तो देश की कुल न्यूक्लियर क्षमता करीब 8780 मेगावाट है, जो बहुत जल्द 13,600 मेगावाट होने वाली है। पर असली लक्ष्य तो और भी बड़ा है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना। लेकिन रुकिए, एनर्जी की ये कहानी सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर खत्म नहीं होती। राज्य की योजना में बहुत विविधता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर पर भी केंद्रित है। आइए यहाँ कुछ बड़े सोलर इन्वेस्टमेंट्स पर गौर करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 82,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा के खर्च पर एक सोलर सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री लग रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब सोलर पैनल विदेश से नहीं बल्कि यहीं अपने देश में बनेंगे। इसके साथ ही 100 मेगावाट का एक नया सोलर प्लांट और 110 मेगावाट का एक ग्रिड से जुड़ा प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में। तो ठीक है, एनर्जी का इंतजाम तो हो रहा है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दूसरे सबसे मजबूत पिलर पर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स। मतलब भविष्य के उद्योगों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करना। आगे बढ़ें उससे पहले ये लॉजिस्टिक्स क्लस्टर क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी खास जगह है जहां सामान को लाने, ले जाने, स्टोर करने और बांटने वाली सारी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। इससे काम में जबरदस्त तेजी और एफिशिएंसी आती है। और इस पूरे नए इंडस्ट्रियल विकास की रीढ़ की हड्डी बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। सरकार सिर्फ सड़कें नहीं बना रही है, बल्कि इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक चुंबक की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उद्योग खींचे चले आएं। देखिए, इसके पीछे की सोच कितनी साफ है। पहला स्टेप, गंगा एक्सप्रेसवे जैसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। दूसरा स्टेप, इसके दोनों तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर को आकर्षित करो। और नतीजा, तीसरा स्टेप अपने आप होगा, अरबों डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है उन्नाव लॉजिस्टिक्स क्लस्टर।
गंगा एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में बनने वाले इस क्लस्टर में शुरुआती निवेश ही 4,213 मिलियन रुपए का है और अनुमान है कि भविष्य में यहाँ 1 से 5 अरब डॉलर तक का निवेश आ सकता है। और देखिए, इससे अभी हाल ही में 16 दिसंबर को ही मंजूरी मिली है। सरकार की इंडस्ट्रियल पार्क स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं, एक इंडस्ट्रियल पार्क एक बगीचे की तरह होता है जहां आपको कई तरह के फूल मिलते हैं। मतलब एक ही जगह पर हर तरह की इंडस्ट्रीज एक साथ फलती फूलती हैं। और ये कहानी सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स हब पर नहीं रुकती। इस स्ट्रैटेजी के तहत पूरे राज्य में कई नई ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं, जिसमें मेरठ और नोएडा में बनने वाले बड़े प्लांट्स भी शामिल हैं। तो अब तक हमने जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखे, चलिए अब उन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। और ये तस्वीर हमें एक बहुत ही जरूरी लक्ष्य की ओर ले जाती है, जो है हमारे पर्यावरण से जुड़ा। असल में यहाँ हो रहा हर एक प्रोजेक्ट, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, सोलर एनर्जी हो या फिर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, वो सब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। ये आर्थिक विकास और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश की विकास की ये पूरी कहानी इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी घरेलू उत्पादन और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे हैरान करने वाली बात है इस सब की रफ्तार। जरा पिछले कुछ महीनों पर ही नजर डालिए। नवंबर में कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स का ऐलान हुआ। 16 दिसंबर को एक ही दिन उन्नाव क्लस्टर और नए सोलर प्लांट को मंजूरी मिली और उम्मीद है कि मार्च से सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये सब देखने और जानने के बाद आखिर में एक ही सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि उत्तर प्रदेश के लिए आगे क्या है। तो सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश 2035 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अपना ये जबरदस्त लक्ष्य हासिल कर पाएगा? जिस रफ्तार और जिस बड़े पैमाने पर ये सारे काम हो रहे हैं, उसे देखते हुए ये आज भारत के आर्थिक भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल बन गया है। इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।